अस्सलाम वालेकुम मेरे YouTube चैनल को देखने वालों। 6 लड़कों की हवस को बुझाकर मैं मरने वाली हो गई थी। जब 7वां लड़का अंदर आया तो होश उड़ गए, क्योंकि उसका तो मुझे मेरी मजबूरियों ने मार डाला था। मैं पीछे भी नहीं हट सकती थी। मुझे मेरे बाप की जिम्मेदारी दी गई थी जो मुझे ही पूरी करनी थी। अगर मैं ऐसा ना कर पाती तो मेरी बहनें और मेरी माँ का दिल भी टूट जाता, और वो आखिरी उम्मीद की किरण थी जिसे मुझे मर कर भी निभाना ही था, जो मैं हर तरह की कोशिश के बावजूद भी नहीं कर पा रही थी। मेरा सोच सोच कर बुरा हाल था कि अब ये कैसे होगा। फिर एक दिन मुझे कुछ लड़कों ने रात गुजारने पर मेरी मतलूबा रकम मुझे देने की ऑफर की, जो मुझे किसी सूरत भी मंजूर ना थी, ना ही इसके अलावा कोई और हल था। आखिर मुझे करना पड़ा। खुद को मार कर मैंने अपनी बहनों को उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया था। मेरे साथ जो भी हुआ उसकी खबर का दर्द मेरे अलावा कोई नहीं जानता था। मैंने खुद को मार दिया था, अपनों के ख्वाब और उम्मीदें टूटने से बचा ली थी। बस इस सब में मैं ही बाकी नहीं बची थी। इस तरह नोचा था उन लड़कों ने कि मैं आज भी दर्द महसूस करती थी और मेरी नींदें तक हराम हो गई थी। लेकिन मर के भी कैसे जिया जाता है ये मैंने उसके बाद जाना। इस जालिम दुनिया में रहम नहीं है। आप मेरी कहानी सुनकर दर्द महसूस करेंगे। इस छठे लड़के की जब बारी आई तो इसकी मुझे देखकर चीखें निकल गई। मेरी जिम्मेदारियां और मेरे घर वालों की ख्वाहिशात मुझे इस मकाम तक ले आई थी, जहां मैंने एक ही रात में 5 लड़कों के साथ रात गुजारने की हामी भर ली थी। आम हालात में तो किसी लड़की के लिए ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं, लेकिन मैं जिस जगह खड़ी थी वहां मुझे ये फैसला करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा था। वो सब सेहतमंद और तंदुरुस्त नौजवान थे जिनकी ताकत के आगे मैं कुछ भी नहीं थी। बिस्तर तक आने वाले दोनों नौजवानों ने एक लम्हे में मुझे काबू करके अपनी पूरी तरह हवस का निशाना बना लिया। ये पहली दफा था जब मैं किसी मर्द के लम्स से आशना हुई थी। दूसरे लड़के के निकलते ही तीसरा लड़का भी कमरे के अंदर चला आया। मैंने एक गहरी सांस खारिज की। मैं थोड़ा वक्त चाहती थी, लेकिन वो कहने लगा कि इतना वक्त नहीं है, बाहर उसके और भी दोस्त लाइन में बैठे हैं। इसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। वो फौरन ही मेरे पास चला आया और मेरे आंसुओं को नजरअंदाज करता अपनी शिद्दतें मुझ पर बखेरने लगा। मेरे वजूद में बर्दाश्त की सख्त खत्म हो रही थी। मैं बार बार उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती, लेकिन वो उतना ही मुझ पर हावी होने लगता। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस खेल में मजा आ रहा हो। मेरे धक्का देने पर भी वो पहले से ज्यादा जोश से मेरे करीब आता, इसलिए अब मैं इसे रोकने की गलती नहीं कर रही थी और खामोशी से खुद पर गुजरने वाली इस कयामत को बर्दाश्त कर रही थी। 1 घंटे तक वो अपनी प्यास बुझाता रहा और जाते जाते उसने अपने दांतों के निशान मेरी गर्दन पर छोड़ दिए और कहने लगा कि अगर इसे दोबारा मौका मिला तो वो मेरे साथ दोबारा वक्त जरूर गुजारेगा। इसके जाने के बाद मैंने एक निगाह अपने वजूद पर डाली तो मैं कांप गई। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां निशान मौजूद ना हो। तीसरे नौजवान ने तो हद से ज्यादा मुझे जख्मी कर दिया था। जगह जगह इसके दांतों के निशान थे। मजीद 2 लड़कों ने भी एक घंटा मुझे इसी तरह अपनी हवस का निशाना बनाए रखा। इन लोगों ने मुझ पर जरा भी रहम ना किया, और आता भी क्यों। इन्होंने एक बड़ी रकम के बदले मेरी एक रात खरीदी थी। वो तो अपना हिस्सा वसूल कर रहे थे और ये एक रात मेरी जिंदगी की स्याह तरीन रात बन गई थी। मेरा हाल ऐसा था कि मुझे कुछ होश नहीं आ रहा था। मैं खुद से करवट बदलने के काबिल भी नहीं रही थी। आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ से मेरी आंखें बंद होने लगी थी, और जब इन 5 लड़कों ने मुझे बताया कि उनका एक छठा दोस्त भी आ गया है, मुझ में इतनी हिम्मत भी बाकी नहीं बची थी कि मैं इन्हें इनकार कर पाती या हिम्मत कर सकती। जैसे ही छठा लड़का कमरे में दाखिल हुआ और मेरे बिस्तर के करीब आया तो मुझे देखकर उसकी चीखें निकल गई। वजह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम इकरा था और मेरी उम्र सिर्फ 22 साल थी। मैंने ग्रेजुएशन कर रखी थी, लेकिन आज के दौर में ग्रेजुएशन कुछ भी नहीं होती। लोग मास्टर्स करके भी डिग्रियां हाथों में लिए सड़कों की धूल समेट रहे होते हैं। इस बात का सही तरीके से अंदाजा मुझे उस वक्त हुआ जब मैं नौकरी की तलाश के लिए निकली। हर कंपनी के आगे नौजवानों की एक बड़ी सी लाइन लगी होती जो अपनी बारी के मुंतजिर होते। ऐसे में मुझ जैसी लड़की की नौकरी कहाँ हो सकती थी जिसके पास
ना ही तजर्बा था, ना ही बड़ी डिग्री, मगर नौकरी ढूंढना मेरी अव्वलीन जरूरत बन चुका था, क्योंकि अब्बा के इंतकाल ने हमारी कमर तोड़ दी थी। अब्बा घर में वाहिद कमाने वाले थे और हम 3 बहन भाई घर में मौजूद थे। मेरी बड़ी बहन ने कोई तालीम हासिल नहीं की थी, इसलिए कमाने की जिम्मेदारी इसके बजाय मेरे कांधों पर आ गई थी। मैं घर से बाहर निकली तो मेरे होश ठिकाने आ गए। मैं तो बाहर की दुनिया को बहुत आसान समझ रही थी, लेकिन अब मुझे समझ आया था कि अब्बा कितने जतन करके हमारे लिए रोटी कमाते थे। मैं हमेशा ही अब्बा से इस बात पर नाराज रहती थी कि वो हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं करते। मेरी नाराजगी पर अब्बा का चेहरा हमेशा उतर जाता। बड़ी मोहब्बत से मुझे पुकार कर कहते, तू फिक्र ना कर, एक दिन तेरे भाग भी जाग उठेंगे। लेकिन मुझे वो दिन अपनी किस्मत में आता नजर नहीं आता था। और फिर एक रात अब्बा नींद में ही अल्लाह को प्यारे हो गए। जब हम पर सुबह ये बात खुली कि अब्बा हमारे दरमियान नहीं रहे, तब हमें इस बात का एहसास हुआ कि अब्बा हमारे किस कदर अहम थे। जब तक वो हमारे सरों पर मौजूद थे, कम से कम दुनिया की बुरी नजरों और रोटी जैसी बुनियादी जरूरियात से तो हम महरूम नहीं थे। अब्बा के इंतकाल के कुछ दिन तक तो पास पड़ोस वालों ने और खानदान वालों ने हमारी मदद की, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सभी अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए। आज के दौर में कौन किसका पेट पाल सकता है। मजबूरन मुझे ही नौकरी की तलाश के लिए घर से निकलना पड़ा, और मुझे समझ आ गया कि औरत के लिए बाहर की दुनिया किस कदर मुश्किल है। किसी कंपनी ने मुझे नौकरी नहीं दी। हर कंपनी के बाहर हजार हजार नौजवान पहले ही खड़े होते। मैंने स्कूलों का रुख किया तो ये देखकर मेरी हालत खराब हो गई कि आधे दिन से भी ज्यादा काम करने की इवज सिर्फ 6,000 मिल रहे थे, जिसमें घर के बिल ही अदा हो पाते। इसमें भी हर स्कूल वाले मुझसे मेरा तजर्बा पूछते और मेरा मुंह खाली रह जाता। बहुत तलाश करने के बावजूद भी कोई नौकरी ना मिली तो मेरी एक दोस्त के भाई के दोस्त से मुझे एक फूड मॉल में वेटर की नौकरी मिल गई। ये शहर के एक इलाके में बना हुआ पीर साहब का हाउस, जहां हर वक्त ही मर्दों का बहुत रश रहता था। काले रंग का चुस्त सा पैंट कोट मेरे हवाले कर दिया गया, जिस पर फूड मॉल का नाम लिखा हुआ था, और मुझे अगले दिन से ही नौकरी पर बुला लिया गया। इस नौकरी के बड़े अजीब अजीब से तकाजे थे जो मुझे पूरे करने थे। इन्होंने एक मॉडर्न सी लड़की वेटर के नाम पर चाहिए थी, जिसकी छोटे छोटे से बाल कांधों पर फैले हुए हों और वो बहुत सारा मेकअप करके डाइनिंग हॉल में खड़ी हो। मैं यूनिफॉर्म अपने बैग में डालकर घर वापस लौट आई थी। मैं अभी तक ये फैसला नहीं कर पाई थी कि मुझे ये नौकरी करनी है या नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत ही मुश्किल काम था। अब्बा की मौजूदगी में तो कभी बिला जरूरत घर से निकलने की नौबत भी पेश नहीं आई थी, और फूड मॉल में तो इतने सारे मर्दों के दरमियान इतना तंग सा लिबास पहनकर खड़े होना मेरे लिए एक निहायत ही घुटन मरहला था। मगर भूख इंसान से सब कुछ करवा लेती है। मैं वहां से वापस घर आई तो मेरी माँ दरवाजे पर खड़ी परेशान मुझे देखकर इनकी आंखों में आंसू आने लगे। मैंने अम्मा से कहा कि इद्दत के दिनों में वो दरवाजे तक क्यों चली आई, तो अम्मा रोते हुए कहने लगी कि बेटा, बिजली के मीटर वाले आए थे और उन्होंने हमारी बिजली काट दी है। अम्मा की बात सुनकर मेरा दिल थक से बैठ गया। गर्मी जोरों पर थी और ऐसे में बिजली के बगैर गुजारा करना बहुत ही मुश्किल था। पिछले 2 महीने से हम अदा नहीं कर पाए थे और शायद इसीलिए हमारी बिजली काट दी गई थी। अम्मा के आंसुओं ने मेरे लिए फैसले को बहुत आसान कर दिया था। मैंने अम्मा को गले लगाया और इन्हें बताया कि मुझे नौकरी मिल गई है और कल से मुझे नौकरी पर जाना है। अम्मा ने मेरे सर पर हाथ रख कर कहा कि अब तुम ही मेरा बाजू हो और तुम्हें अपने दोनों बहनों की शादियां भी करनी है। अम्मा ने एक भारी जिम्मेदारी मेरे कांधे पर डाल दी और मैं सोच ही रही थी कि मैं ये जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगी, लेकिन मुझे ही ये फर्ज निभाना था। अम्मा पूछ रही थी कि मुझे नौकरी कहाँ मिली है, लेकिन मैं इन्हें बताना नहीं चाहती थी कि मुझे कहाँ नौकरी मिली है। इसलिए मैंने अम्मा से कह दिया कि एक बड़ी सी कंपनी में एक छोटी सी नौकरी मिल गई है। मेरी नौकरी का वक्त दोपहर 3 से रात 11 बजे तक है, और ये बात मैंने बड़ी मुश्किल से अम्मा को बताई थी। मेरी नौकरी का वक्त जानकर अम्मा हैरत से मेरी तरफ देखने लगी कि ये कौन सी कंपनी है जहां दोपहर के 3 बजे बुलाया गया है। मैंने झूठ कह दिया कि ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो 24 घंटे चलती है। इस
इस वक्त हमें पैसों की इतनी जरूरत थी कि अम्मा ने मजीद सवालात करने की बजाय मुझे तरक्की की दुआ दी और अगली दोपहर 2 बजे ही फूड मॉल के लिए मैं रवाना हो गई। मुझे क्या खबर थी कि यहाँ से मेरी किस्मत मुझे कहाँ लेकर जाने वाली है। मैंने अपना यूनिफॉर्म फूड मॉल में आकर तब्दील किया। मैनेजर ने मुझे फूड मॉल के दरवाजे के करीब ही खड़ा कर दिया और कहने लगा कि आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए तुम हर आते जाते को अदब से वेलकम करोगी। और साथ ही मुझे डांट कर कहा कि ये कैसे मुंह उठा कर आ गई हो, जाओ पहले मेकअप करो। मैनेजर की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई क्योंकि मेरे पास मेकअप नहीं था। वहाँ मौजूद एक दूसरी लड़की से मेकअप से मेरी गहरी सुर्खी लगाई और बड़ी तेजी से मेरे चेहरे पर अपना हाथ चला रही थी। और इसके बाद जब मैंने आईने में खुद को देखा तो मैं हैरान रह गई। मुझे मालूम था कि मैं खूबसूरत हूँ और मेरा रंग भी साफ है, लेकिन थोड़े से मेकअप के बाद ही मैं पूरी तरह निखर गई थी। मैं खुद को आईने में देख रही थी जब वो लड़की कहने लगी, ये लोग खूबसूरती देखकर ही तो यहाँ रखते हैं, वरना काम करने को तो बहुत से लोग मिल जाते हैं। जान गई थी ये नौकरी मुझे मेरी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि खूबसूरती की वजह से मिली थी। नौकरी का ये पहला दिन मेरे लिए बहुत ही भारी था। मैं 3 बजे से दरवाजे पे खड़ी आने जाने वाले मर्दों और औरतों को वेलकम कर रही थी। यहाँ औरतों की तादाद कम ही आती थी, ज्यादातर मर्द ही आ रहे थे। रात गए तक मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो चुका था और अभी मुझे वापस बसों के धक्के खाते हुए घर भी पहुंचना था। 12 बजे के करीब मैं घर पहुंची थी। अम्मा मेरे इंतजार में जाग रही थी। मैंने अम्मा के साथ बैठकर खाना खाया और फौरन ही बिस्तर पर लेट गई। मुझे अब्बा की बहुत याद आ रही थी। अब्बा मेरे सबसे ज्यादा नखरे उठाया करते थे। मैं हमेशा ही उनसे किसी न किसी बात पर रूठ जाती थी। पैरों की तकलीफ से तड़पते तड़पते कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। अगले दिन मैं फिर दोपहर के 2 बजे घर से निकल गई। आज मुझे दरवाजे के पास खड़ा नहीं किया गया था बल्कि ऑर्डर लेने का काम दिया गया था। ये काम मुझे थोड़ा आसान लगा और फिर कुछ ही देर में अंदाजा हो गया कि ये काम भी बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैं जिसके पास भी ऑर्डर लेने के लिए जाती अक्सर मर्द मुझे सर से पांव तक देखते और मुस्कुराते। बदले में मुझे भी मुस्कुराहट का तबादला करना पड़ता क्योंकि ये मेरी नौकरी का तकाजा था। जानबूझकर ऑर्डर देने में काफी वक्त लगाते और कभी कभी तो ऑर्डर देते वक्त इस कदर करीब आ जाते कि मेरा सांस रुकने लगता। ये फूड मॉल इस किस्म के ड्रेस की वजह से चल रहा था। इस बात का मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि यहाँ आने वाले ज्यादातर मर्द वेटर्स की वजह से ही आते हैं। दिन तेजी से गुजर रहे थे और मुझे यहाँ नौकरी करते करते 1 महीना हो गया था। इस 1 महीने में काफी कुछ ऐसा हुआ जो मेरे लिए बहुत ही अजीब था। मर्दों की अजीब अजीब निगाहें, ऑर्डर देने के बहाने करीब आना और मानी खेज जुमलों का तबादला। लेकिन इस नौकरी की सबसे अच्छी बात यह थी कि तनख्वाह से हटकर इस 1 महीने में टिप के काफी पैसे जमा हो गए थे। मैंने इन्हीं पैसों से बिजली का बिल अदा कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता मैं इस माहौल की आदी होती जा रही थी। 5 लड़के रोज ही शाम के वक्त आते थे और सबसे कोने वाली टेबल पर बैठ जाते। वो टेबल मेरे हिस्से में थी और रोजाना मैं ही इनके पास ऑर्डर लेने के लिए जाती थी। वो पांचों ही 24-25 साल के नौजवान थे। आज भी मैं इनके पास ऑर्डर लेने गई थी तो इनमें से एक पूछने लगा, तुम यहाँ बहुत मजबूरी में नौकरी करती हो ना? मैंने कह दिया। इसने फौरन ही अपना कार्ड निकाल कर मेरे आगे रखा। कहने लगा, तुम बहुत ही शरीफ लगती हो, अगर कभी किसी मदद की जरूरत पड़े तो याद कर लेना। बिना सोचे समझे ही मैंने वो कार्ड उठाकर अपने कोट की जेब में रख लिया तो वो मुस्कुरा उठा। उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा और रोजाना ही मैं इनका ऑर्डर लेने जाती और इनमें से कोई ना कोई मुझसे कोई सवाल पूछ लेता। रोजाना होने वाली इस मुलाकात की वजह से हमारे दरमियान थोड़ी सी बेतकल्लुफी आ गई थी। दूसरा महीना भी एक पलक झपकते गुजर गया। फिर अम्मा ने एक दिन मुझे बताया कि बड़ी बहन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, वो लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं। अम्मा की बात सुनकर मैं परेशान हो गई क्योंकि अभी तो मैंने घर का खर्चा ही अपने कंधों पर उठाया ही था। शादी की जिम्मेदारी का तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। अम्मा कहने लगी, तू अपनी कंपनी में से लोन ले ले, कितनी तो बड़ी कंपनी है, लाख रुपए का तो लोन मिल ही जाएगा तो तेरी बहन की अच्छे से शादी हो जाएगी। मेरी बड़ी बहन भी 24 साल की हो रही थी और अम्मा इसकी तरफ से बहुत परेशान
परेशान थी। अब मैं अम्मा को क्या बताती कि मैं तो मामूली सी नौकरी कर रही थी, लाख रुपए मुझे कहाँ से मिलते। अम्मा ने जब मुझे ये कहा तो मैंने इनको किसी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन अम्मा की आंखों में मुझे चमकती हुई उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। अम्मा को यकीन था कि मुझे कंपनी से लोन मिल जाएगा और मैं सोच रही थी कि मेरे झूठ ने मुझे कहाँ फंसा दिया है। अगले दिन मैं नौकरी पर भी सारा वक्त परेशान रही और ये बात मेरे साथ काम करने वाली लड़की ने भी नोट कर ली। वो मुझसे कहने लगी कि क्या बात है, आज तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो। मैंने उसे बता दिया कि मेरी बड़ी बहन की शादी है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, तो इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है, सादगी से रुखसती कर दो। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। वो ठीक ही तो कह रही थी, इतना मसला बनाने की क्या जरूरत थी। घर आकर मैंने अम्मा को भी यही मशवरा दिया कि वो सादगी से बहन की रुखसती कर दें, लेकिन मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, हर किसी को हमारे मसाइल का इल्म नहीं है। लड़के वालों ने पहले ही जहेज के नाम पे एक लंबी लिस्ट थमा दी है और अगर मैंने खाली हाथ तेरी बहन को रुखसत कर दिया तो इसके ससुराल वाले सारी जिंदगी भर इसे बातें सुनाते रहेंगे। अम्मा की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि ऐसी जगहबाजी की शादी करने की जरूरत ही क्या है। मेरी बात सुनकर अम्मा नाराज हो गई, कहने लगी, अल्लाह अल्लाह करके तेरी बहन का एक अच्छी जगह से रिश्ता आया है और तू इसमें भी नुक्स निकाल रही है। अगर आज तेरा बाप जिंदा होता तो मुझे तेरी मिन्नत ना करनी पड़ती। वो खुद ही अपनी बेटी के लिए कैसे भी करके रकम जमा कर लेता। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए थे और इनकी बात ने मेरा दिल भी दुखा दिया। वो ठीक ही कह रही थी कि अगर आज अब्बा जिंदा होते तो वो किसी भी तरह पैसे जमा कर लेते। मैंने अम्मा को गले लगाया और इनसे वादा किया कि मैं जल्दी ही पैसों का इंतजाम कर लूंगी। खुद भी नहीं जानती थी कि इतने सारे पैसे मुझे कहां से मिलेंगे। बाप का साया वाकई औलाद के लिए बहुत बड़ी नेमत होती है। वो अपनी जान पर खेलकर औलाद को जिंदगी के सुख देता है और मेरे लिए अपने बाप की जगह लेना बहुत मुश्किल था। दिन यूं ही परेशानी के आलम में गुजरते रहे थे। मैंने फूड मिल के मैनेजर से पैसों की बात की थी, लेकिन मेरी बात सुनकर जिन नजरों से उसने मुझे देखा था मैं खुद ही जमीन में गड़ गई थी। मैं ऑर्डर लेने के लिए गई तो उनमें से एक लड़के ने कहा, क्या बात है, आज तो आपका चेहरा बिल्कुल ही उतरा हुआ है। उसकी बात सुनकर न जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो बार बार इसरार करने लगा कि मैंने इसे अपनी परेशानी ना चाहते हुए भी बता दी, क्योंकि मुझे भी किसी ऐसे ही शख्स की तलाश थी जिसके आगे मैं खुलकर अपना दुख बयान कर सकूं। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो कहने लगा, इतनी छोटी सी बात के लिए आप इस कदर परेशान हैं। आपको अपना कार्ड इसीलिए तो दिया था कि कोई भी परेशानी हो तो हमें याद कर लें। मैं हैरत से उनके चेहरे को देखने लगी। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो 5 अजनबी लड़के मुझे पैसे दे सकते हैं, लेकिन इन पांचों ने फौरन ही मुझे लाख रुपए की पेशकश कर दी। मैं हैरत से आंखें फाड़े इनकी तरफ देख रही थी। वो कहने लगे, 1 लाख देना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे भी इनके लिए कुछ काम करना होगा। इनकी बात सुनकर मैं ठटक गई। इन लड़कों को मुझसे काम हो सकता था, ये बात समझने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगी थी। मैंने फौरन ही घबराकर कहा कि मैं एक शरीफ घर से ताल्लुक रखती हूँ और मैं कोई गलत काम नहीं कर सकती। वो हंसकर कहने लगे कि हमने सिर्फ पेशकश की है, कबूल करना या ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन आज के दौर में 1 लाख कोई भी नहीं देगा, चाहे वो आपका करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। बात तो उनकी भी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैं अपनी इज्जत गिरवी रख कर लाख रुपए हासिल करना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं हालात से पूरी तरह थक चुकी थी और ऐसी ही थकी हारी जब लौट कर घर आई तो मेरी अम्मा और बहनें मेरी मुंतजिर थीं। अम्मा ने बताया कि बाजी के ससुराल वाले 1 महीने बाद ही शादी करेंगे और साथ साथ छोटी को भी अपने छोटे बेटे के लिए लेना चाहते हैं। इसी तरह एक खर्चे में 2 शादियां हो जाएंगी। छोटी के
رشتے کا سن کر جہاں مجھے خوشی ہوئی تھی وہیں 1 مہینے کا وقت سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ پیسوں کا کوئی انتظام نہیں ہو سکا تھا اور اماں مجھ پر امید باندھے بیٹھی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنی باجی کے چہرے پر ڈالی جہاں بہت عرصے بعد مجھے خوشی نظر آئی تھی۔ میں باجی کے سسرال والوں سے ملی تھی، وہ لوگ واقعی بہت اچھے تھے، لیکن آج کے دور میں سادگی اور بغیر جہیز کے کون دلہن رخصت کرواتا ہے، وہ بھی اس معاشرے کے افراد۔ میں اپنی بہنوں کی خوشی کو ہمیشہ قائم دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ شادی کی تاریخ پکی کر دیں، میں پیسوں کا انتظام کر لوں گی۔ میری بات سن کر گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، مگر وہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ خوشی میری ذات پر بربادی کے بدلے انہیں حاصل ہونے والی تھی۔ اگلے دن میں نے ان 5 لڑکوں سے حامی بھر لی اور وہ مسکرا کے کہنے لگے ہم جانتے تھے آپ ضرور مان جائیں گی۔ ان 5 نے ایک رات کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کی تھی۔ میں نے اماں کو بتا دیا کہ سال کے اختتام کی وجہ سے کمپنی میں کام بہت زیادہ ہے، مجھے ایک رات کمپنی میں ہی گزارنی ہوگی۔ کمپنی نے میرا لون منظور کر لیا ہے، اس لیے میں ان کی بات ماننے پر مجبور ہوں۔ لون پاس ہونے کی بات سن کر اماں اس قدر خوش ہو گئی کہ انہوں نے مجھے رات رکنے کی اجازت بھی دے دی اور میں فوڈ مال سے چھٹی لینے کے بعد ان 5 لڑکوں کے ساتھ چلی گئی۔ ان 5 نے مجھے اپنی زندگی کا نشانہ بنا ڈالا اور جب 6واں لڑکا اندر آیا تو مجھے دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئی کیونکہ پورا بستر خون میں بھرا ہوا تھا اور میں اپنی زندگی کی شاید آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس نے فوراً ہی مجھے اپنے بازو میں اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر چھوٹے سے ہسپتال میں لے آیا جہاں شاید اس کا کوئی جاننے والا ہی ڈاکٹر تھا۔ کئی گھنٹے ICU میں رہنے کے بعد میری حالت کچھ بہتر ہوئی تھی، لیکن میرا زخم وجود میری بربادی کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ لڑکا ان 5 کا ہی دوست تھا، لیکن اس کے اندر انسانیت ابھی باقی تھی۔ اسے مجھ پر رحم آ گیا تھا، ورنہ شاید میں اس بستر پر دم توڑ جاتی۔ میں نے اپنی ماں کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ میری کمپنی سے چھٹی نہیں ہوئی ہے۔ میری حالت پر رحم کرنے والے نے مجھ پر مہربانی کر کے مجھ پر احسان کیا تھا جس نے مجھے زندگی بخش دی تھی۔ اسے دیکھ کر معلوم ہوا تھا کہ اس دنیا میں ابھی بھی کہیں کہیں انسانیت باقی تھی۔ میں اس بات پر شکر گزار تھی کہ مجھے ابھی بھی ذمہ داری سنبھالنی تھی۔ میں اس شخص سے آنکھیں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ اللہ کسی کو کبھی اتنا مجبور نہ کرے کہ اسے ایسی قیامت سے گزرنا پڑے۔ ایک اور احسان کیا گیا تھا مجھ پر اس شخص کی طرف سے، اس کے پلازے میں باعزت نوکری کر سکتی ہوں، جیسے ہی صحت سنبھل جائے میں وہاں جا سکتی ہوں۔ اس احسان کا بدلہ بھی اللہ ہی اسے دے سکتا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خود کو سنبھالنے لگی اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ناظرین، آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اور مزید نئی کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔